वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाता है और जिसके पूछने की संभावना है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के मूल, माध्य, वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात होता है। तो देखिए, शिखर मान बराबर क्या होता है? शिखर मान बराबर होता है √2 गुने वर्ग माध्य मूल धारा, या ऐसे कह सकते हैं वर्ग माध्य मूल धारा बराबर होता है शिखर मान अब बट्टा √2, यही होता है। ये तो फॉर्मूला होता है, ये जानते होंगे। इसको कहते हैं आभासी धारा भी कहा जाता है। ठीक, चलिए तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कहता है क्या मूल, माध्य, वर्ग मान और शिखर मान के अनुपात। इसको हम इधर ले आते हैं, अनुपात मतलब बट्टा, तो इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा वर्ग माध्य मूल धारा अब बट्टा, ऊपर में है तो नीचे आएगा इधर शिखर मान, बराबर हो जाएगा 1/√2। तो 1/√2 यही आपसे पूछा जा रहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग मूल औसत मान। औसत और माध्य एक ही बात है, औसत या माध्य एक ही बात है। चलिए देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग मूल माध्य मान का अनुपात क्या होगा। इसमें उल्टा पूछा, शिखर मान ऊपर कर दीजिए, वर्ग माध्य मूल धारा नीचे कर दीजिए। इधर वाला उलटिएगा तो इधर वाला भी उलट जाएगा, तो हो जाएगा √2/1 मतलब √2। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा ही चेंज किया है, जो एगो ऊपर नीचे खाली कर दिया है, तो आप भी उधर ऊपर नीचे मतलब फॉर्मूला आप केवल याद रखिए, वर्ग माध्य मूल धारा बराबर होता है शिखर मान बटा √2। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है। देखिए एक पूरा चक्र में जो है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मान जो होता है वो 0 होता है, पूरा के लिए 0 होता है और आधा के लिए, और आधा ये तो इंटीग्रेशन है, इसके पीछे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये लंबा चला जाएगा। ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपको डायरेक्ट याद रखना है जो पूरा चक्र के लिए 0 मान होता है, और अर्ध चक्र के लिए होता है 2I0/π, जहां पर I0 जो है वो शिखर मान है। इसका अगर हम मान रख देते हैं 2/π का मान, तो यही मान हो जाता है, क्या मान हो जाएगा, ये 2/π को जब हम मान रख देंगे पाई का मान, तो बन जाता है 0.637 I0। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन में ये है कि ये है, यही सही है। और अर्ध चक्र के लिए ये और पूर्ण चक्र के लिए 0। यदि किसी परिपथ के प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान E0 हो तो वर्ग माध्य मूल धारा का मान बताइए। देखिए यहाँ कह रहा है शिखर मान, विद्युत वाहक बल के शिखर मान दे दिया, आपसे पूछ रहा है जब वर्ग माध्य मूल धारा का मान बताइए, तो बताइए क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा I0 बराबर IRMS बराबर हो जाता है I0/√2। तो ये तो हो गया, जब शिखर मान दे रहेगा तब ना ये वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ दे दिया है वर्ग माध्य मूल धारा का मान, तो यहाँ है E0 दे दे, E0, तो यहाँ हो जाएगा E0/√2। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर होगा वर्ग माध्य मूल धारा नहीं होगा, मूल मान क्या होगा, मतलब विद्युत वाहक बल का ही पूछ रहा है वर्ग माध्य मूल मान। अगर धारा दिया जाता है यहाँ पर विद्युत वाहक बल का शिखर मान देता, तो पूछा विद्युत वाहक बल क्या है, तो विद्युत वाहक बल के वर्ग माध्य मूल मान पूछा है। अगर धारा देता, शिखर मान देता धारा के, तो धारा के पूछता वर्ग माध्य मूल धारा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शिखर मान क्या होगा। शिखर मान पूछ रहा है, ये दिया हुआ है आपको वर्ग माध्य मूल धारा। यदि कहीं मेंशन कर दिया जाए जो प्रत्यावर्ती धारा है, अब बोला नहीं जाए जो शिखर मान है कि वर्ग माध्य मूल धारा है, तो उसको हम वर्ग माध्य मूल धारा ही कंसीडर करेंगे, उसको माना जाएगा वर्ग माध्य मूल धारा।
चलिए ये वर्ग माध्य मूल धारा है, आपको चाहिए शिखर मान। तभी आपको बताए हैं थोड़ी ही देर पहले, जिस वर्ग माध्य मूल धारा मतलब IRMS बराबर होता है शिखर मान I0 बटा √2। तो देखिए आपको तो ये शिखर मान ही पूछ रहा है, शिखर मान मतलब ये पूछ रहा है, तो इसको इससे गुना कर देंगे तो इससे √2 से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 220 √2 वोल्ट। आभासी धारा, आभासी धारा का मतलब होता है वर्ग माध्य मूल धारा, वर्ग माध्य मूल धारा को ही कहा जाता है आभासी धारा। तो वर्ग माध्य मूल धारा बराबर क्या होता है शिखर मान बटा √2। तो इसमें देखिए कौन ऑप्शन में है शिखर मान बटा √2, शिखर मान बटा √2 ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दे दिया। ये आपका जो क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है, इतना से निरूपित करते हैं, तो विद्युत धारा की आवृत्ति पूछ रहा है, आवृत्ति क्या होगा, तो इसको हम कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड जो समीकरण होता है प्रत्यावर्ती धारा का स्टैंडर्ड समीकरण उससे। तो देखिए I बराबर क्या है 0.6 sin 100 पाई टी, तो इसको स्टैंडर्ड से करेंगे तुलना, तो I बराबर हो जाता है I0 sin ओमेगा टी। तो यहाँ पर बताइए ओमेगा की जगह पर क्या आया, तो ओमेगा टी के अलावा जो भी चीज है इसको ओमेगा माना जाएगा, तो ओमेगा बराबर हो गया आपका 100 पाई। ओमेगा जो होता है वो होता है कोणीय फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा क्या आवृत्ति, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ बराबर हो गया 100 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, इसे ये 2 मरतबे कैंसिल, तो एफ का मान आ गया 50। ये ही आपका आंसर हुआ 50। देखिए कौन ऑप्शन में है 50, ठीक। यही में पूछता ना वर्ग माध्य मूल धारा बताइए, तो यहाँ वाला ये जो होता है ये स्थान जो है ये शिखर मान का होता है, इस शिखर मान में √2 से भाग कर देंगे तो वर्ग माध्य मूल धारा का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है, यही समीकरण है, तो फिर इसको भी स्टैंडर्ड जो इसका समीकरण होता है उससे तुलना करेंगे, तो यही तो है, तो इसको इससे तुलना कर दीजिए, तो धारा के वर्ग माध्य मूल धारा कह रहा है, तो यहाँ वाला जो स्थान होता है ये स्थान ये शिखर मान का होता है, तो आपको चाहिए वर्ग माध्य मूल धारा, तो वर्ग माध्य मूल धारा कैसे निकलता है शिखर मान बटा √2, तो 60 बटा √2। देखिए ऑप्शन में है कहीं 60 बटा √2 है तो टिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर ए। प्रतिघात का मात्रक क्या होगा, देखिए प्रतिघात या प्रतिबाधा सबका मात्रक होता है ओम। प्रतिघात हो, प्रतिघात एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है, प्रतिरोध प्रतिघात जिसमें घात लग जाए, प्रतिबाधा, इस सब का मात्रक ओम होता है। ये सब क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, धारितीय प्रतिघात का मात्रक। देखिए हम आपको बताए हैं प्रतिघात चाहे धारितीय प्रतिघात रहे या प्रेरणिक प्रतिघात रहे या प्रतिरोध रहे, इस सब का मात्रक ओम ही होता है, एक साथ सबको याद कर जाइए। प्रेरणिक प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात या प्रतिरोध या प्रतिबाधा, इस सब का मात्रक ओम ही होता है। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, प्रतिबाधा आप पढ़े होंगे, प्रतिबाधा इम्पीडेंस, इसको हम जेड से सूचित करते हैं, तो एल आर दोनों है, एल और आर है, तो एल और आर के केस में प्रतिबाधा जो होता है √r² प्लस XL² होता है प्रतिबाधा। चलिए प्रतिबाधा में जो है R² प्लस XL² और XL का मान जो है XL का मान वो होता है ω_L, तो यहाँ पर रखिए XL की जगह ω_L, तो ये क्या बन जाएगा √r² प्लस ω²L²। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर हो गया आपका यह डी, √r² प्लस ω²L²। यहीं पर अगर ऑप्शन में रहता है ये वाला XL² तो ये भी हो जाता है, ठीक। अगर LR न हो के LC होता तो वहां XL की जगह हो जाएगा XC। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि प्रतिरोध R हो, प्रतिरोध यदि R हो और स्वप्रेरकत्व L हो तो 10 फाई का मान क्या होगा, 10 फाई का मान हो जाएगा ω_L बटा
आर ओमेगा एल बटा आर। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, तप्त तार एमीटर मापता है। तप्त तार एमीटर क्या मापता है? प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापता है? आप जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का दो मान होता है, एगो शिखर मान, एगो वर्ग माध्य मूल धारा। तो ये जो होता है ये तप्त तार एमीटर, जो कि एसी प्रत्यावर्ती धारा को मापने वाला यंत्र है, तप्त तार एमीटर। एक और है तप्त तार वोल्ट मीटर। ये दोनों जो है प्रत्यावर्ती धारा के मूल औसत वर्ग माध्य को मापता है। IRMS वैल्यू, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं IRMS, ठीक, इसी को मापता है। 15 नंबर क्वेश्चन, LCR श्रेणी क्रम में ओमेगा जो कोणीय आवृत्ति होता है, कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत से जुड़ा हुआ है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा। LCR सर्किट एक साथ तीनों, जब L, R और C एक साथ हो तब कह रहा है किस समय महत्तम धारा प्रवाह होगा। महत्तम धारा प्रवाह होने के लिए आपको ये कंडीशन होना चाहिए, बहुत बार पूछ लिया क्वेश्चन, ओमेगा बराबर 1/√LC। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं अनुनाद कंडीशन, अनुनाद रिजोनेंस कंडीशन। जब महत्तम धारा प्रवाह करने लगे किसी विद्युत परिपथ में LCR रहने के दौरान, तो उसको कहते हैं अनुनाद कंडीशन। इस कंडीशन में जो है ओमेगा बराबर होता है 1/√LC। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन एक बार और आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनमो के कार्य का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पे? तो धारा के उसमें प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो यहाँ पर आंसर होगा इसका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को, वैसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसको कहते हैं हम लोग डायनमो। और जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसको कहते हैं मोटर। पंखा में मोटर लगा रहता है, सब में मोटर लगा रहता है, वो बिजली से चलता है, वो पंखी को नचाता है, तो जिससे हमको हवा मिलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा मिला। तो अगर पूछता है कौन सा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो मोटर। और यहाँ आपसे पूछा है यांत्रिक को विद्युत, डायनमो। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक मशीन है जो क्या करता है, तो वो है AC को DC में बदलता है, नहीं। DC को AC में बदलता है, नहीं। AC वोल्टता को कम या बढ़ा या घटा सकता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जो AC प्रत्यावर्ती धारा को कम या अधिक कर सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। ट्रांसफार्मर के कोर जो होता है वो परतदार बनाया जाता है, पतला पतला पत्तीदार बनाया जाता है। क्यों? ये सब्जेक्टिव के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ट्रांसफार्मर का जो है पट्टी कोर जो है परतदार बनाया जाता है, क्यों? तो क्योंकि उससे जो होता पत्ती पर एक भब्बर जरा उत्पन्न होता है, भब्बर जरा उत्पन्न होने के कारण ऊर्जा के क्षति होता है, तो ऊर्जा के क्षति को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपको हो जाएगा कौन सा ऑप्शन में है, देखिए तो ऊर्जा का प्रवाह हो सके, उच्च विभव द्वारा प्राप्त हो सके, भवभर धारा, यह है ऑप्शन नंबर C, भवभर धारा द्वारा होने वाले हानि को कम कर सके। किसी ऊंचाई स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के प्राइमरी का जो है, प्राइमरी में टर्न की संख्या N1 और सेकेंडरी में है N2। तो कह रहा है कि ऊपर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा कंडीशन सही है? देखिए, दो प्रकार के होता है कुंडली ट्रांसफार्मर में, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी उसे कहते हैं जिस टर्मिनल पर, जिस एंड पर हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को लाते हैं और जहां से सप्लाई करते हैं, वो होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में, अगर प्राइमरी जिसको कहते हैं जहां आता है और जिधर से हम लोग भेजते हैं उपयोग के लिए, उसको कहते हैं सेकेंडरी। तो स्टेप, अगर सेकेंडरी में टर्न की संख्या अधिक हो तो हो जाएगा स्टेप अप, वो बढ़ा देगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा। अगर सेकेंडरी में कम होगा तो वो स्टेप डाउन हो जाएगा। तो यहाँ तक पूछ रहा है स्टेप अप, तो स्टेप अप के मतलब है सेकेंडरी में बढ़ा देना, अप मतलब बढ़ा देना। तो यहाँ पर हो जाएगा N2 ज्यादा हो जाएगा। वही कहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अप चाहिए तो वो हो जाता N1 ग्रेटर देन N2। ठीक, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार हो गया N2 ग्रेटर देन N1।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो, मतलब कला के बीच के अंतर क्या है, फाई, तो शक्ति गुणांक का मान क्या होता है। तो शक्ति गुणांक आपने पढ़ा होगा क्या होता है, तो पी एवरेज जब हम निकालते हैं, एवरेज औसत पावर, तो होता है आई आर एम एस वी आई आर एम एस कॉस फाई। यहाँ जो कॉस फाई है इसी को कहा जाता है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक, यहाँ जो शक्ति गुणांक होता है उसका जो कॉस फाई बराबर होता है, कॉस फाई का मान होता है आर बटा जेड, इसी को कहा जाता है शक्ति गुणांक, आर बटा जेड, जहाँ आर प्रतिरोध को निरूपित कर रहा है और जेड जो है प्रतिबाधा इम्पीडेंस को निरूपित कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस फाई बराबर आर बटा जेड। तो बताइए ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हुआ, कॉस फाई। किसी एलसीआर में शक परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा का क्षय केवल और केवल प्रतिरोध के कारण ही होता है। ऊर्जा का क्षय जो है प्रतिरोध के कारण होता है, तो प्रतिरोध के कारण कहाँ है, तो यह ऊर्जा का क्षय होगा प्रतिरोध के कारण। एलसीआर सर्किट में ऊर्जा का जो है क्षय प्रतिरोध के कारण ही होता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, विद्युत किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसी को कहते हैं प्रतिरोध। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, अभी हम आपको यहाँ पर बताए जो शक्ति गुणांक बराबर होता है आर बटा जेड। शक्ति गुणांक जो कि होता है कॉस फाई का मान होता है आर बटा जेड। तो एल आर के केस में जेड का मान जो हो जाता है कॉस फाई बराबर आपने पढ़ा भी आर बटा जेड। तो एल आर के केस में जेड का मान जो है आर बटा रूट अंडर आर तो है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, यहीं पर रहता जो नहीं सी आ रहा था तो एक सी के स्क्वायर देते। आप जानते होंगे जो एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल, तो यहाँ रख दीजिए मान, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ऑप्शन हो गया आपका यहाँ पर बी। यहाँ अगर शक्ति गुणांक पूछता सी आर का तो हो जाता आर बट्टा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी के स्क्वायर, एक्स सी का मान वहां पर रखा था, एक्स सी का मान 1/ओमेगा सी। ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है। ये हो गया आपका घातीय प्रतिघात, ये हो गया आपका प्रेरणिक प्रतिघात। प्रेरणिक प्रतिघात बराबर होता है ओमेगा एल, एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल, जबकि एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है। थोड़ा ही देर पहले एक क्वेश्चन में आया था जो एलसीआर सर्किट में किस समय महत्तम धारा प्रतिरोध परिपथ में प्रवाहित होगा, तो उस समय कंडीशन यही था, वही कंडीशन यहाँ भी होगा। अनुनाद कंडीशन उसी को कहते हैं जिस अवस्था में विद्युत परिपथ में महत्तम धारा प्रवाहित हो सके। 25 नंबर देखिए, केवल संधारित्र होना चाहिए। यहाँ बोल दिया है केवल संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती धारा में प्रतिवर्ती धारा परिपथ में विद्युत धारा की कला जो है वो विद्युत वाहक बल की कला से कितना डिग्री आगे होता है, कितना डिग्री कला के बीच में कितना अंतर होता है, या वही पूछ रहा है आगे होता है। तो विद्युत धारा देखिए, एक होता है विद्युत धारा करेंट, एक होता है वोल्टेज। तो करेंट कैपेसिटर में केवल कैपेसिटर हो तो ऐसे याद रखिएगा, कैपेसिटर देखिए करेंट और कैपेसिटर का भी अंग्रेजी होता है सी से, इसका भी अंग्रेजी सी से होता है। तो कैपेसिटर के केस में करेंट आगे कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। केवल शुद्ध हो तो केवल और केवल संधारित्र हो तो उस केस में करेंट आगे किससे, वोल्टेज से। और यही पूछता केवल प्रेरणिक युक्त में अगर इंडक्टर रहेगा तो उस समय कौन आगे, वोल्टेज आगे। एक संधारित्र के केस में करंट आगे 90 डिग्री से, और प्रेरण के केस में, इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे कितना से, 90 डिग्री से। चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।